आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये अभी चर्चा में है और ये जो चर्चा में है ये दो बातों को लेकर है, जिसमें एक तो उल्लास कार्यक्रम है और दूसरा एक विवाद है। उस विवाद को भी हम जानेंगे। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो ये बताने जा रहा हूं ये मैं पुराने कंटेंट को जोड़कर बताऊंगा। इसलिए जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं या पहले ये जानकारी प्राप्त नहीं की है, तो उनको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी और जो स्टूडेंट जो इसको जानते हैं उनके लिए एक वैल्यू एडेड हो जाएगा, अपडेटेड हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति विवादित क्यों हो रही है, इस पर मैं बात करने जा रहा हूं। आपने 1999 में आई हुई एक फिल्म देखी होगी, हम दिल दे चुके सनम। सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या रॉय की यह फिल्म है और काफी हिट साबित हुई। हिट क्या, ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म में एक गीत था, निम्बुड़ा निम्बुड़ा, ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया था। ये जो निम्बुड़ा निम्बुड़ा गीत है, यही इस नीति के तहत, आप विश्वास नहीं करोगे, क्लास 5 की इंग्लिश की किताब है और क्लास 8 की एक कृति नाम की आर्ट एजुकेशन से संबंधित किताब है। उस किताब में ये जोड़ दिया गया है। सोच के देखिए, इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी। कितने स्तरों से निकलकर रिफॉर्म होता है, उसके बाद वो क्लास मार्केट में आती है और निम्बुड़ा निम्बुड़ा जैसे बोल उन किताबों में आ जाते हैं। ये सोचने वाला विषय है अपने आप में और इसे भारत का हम दुर्भाग्य ही कहेंगे। क्योंकि आप देखिए, इस प्रकार की गलतियां हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम इस प्रकार की गलतियां। क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर जो भी चीजें आती है वो नितर नितर के आती है, रिफॉर्म होकर आती है। खैर, जो भी है, ये जो निम्बुड़ा निम्बुड़ा विवाद है ओडिशा से संबंधित है। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन मैं इसको एग्जाम में आने के चांस कम मानता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो फिर मैं बता क्यों रहा हूं? मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये विवाद उसके आधार को इंपोर्टेंट बना देता है। अर्थात अब आपके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंपोर्टेंट हो गई है। तो हल्की सी जानकारी आपको भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में होनी चाहिए। आइए बात करते हैं हम। तो ये तो मैंने यहां लिखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एक विवाद हो गया, निम्बुड़ा निम्बुड़ा विवाद। ओडिशा में कक्षा 5 की एक बुक है, इंग्लिश की बुक है, और कक्षा 8 की कृति नाम की एक आर्ट एजुकेशन की बुक है। इसमें निम्बुड़ा निम्बुड़ा गीत के बोल छाप दिए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। क्लियर? आइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस संबंध में कौन से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एक तो 2020 है, तो आपको यह पता होना चाहिए भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी। पहली बात तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कौन सी थी, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो भारत की जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ये 1968 की थी और कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर आई थी। कोठारी आयोग गठित किया गया था, उसकी सिफारिशों के आधार पर इसको लागू किया गया था और ये इंदिरा गांधी के काल में आई थी। मतलब इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। अब आप देखिए, जब आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा।
कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब बनी थी? तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी थी। और किस समिति की सिफारिशों के आधार पर या किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर? कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर बनी थी। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ये बने हुए हैं। अब इसी पे आ जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिशों पर लागू हुई? के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर। यह आपके एग्जाम में आ चुका है ये आपके एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूं। इस समिति की सिफारिशों में जो मसौदा है वो इसके तहत आया। अब यहां पर जो पीएम है आप सभी जानते हो, नरेंद्र मोदी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस क्या किया गया? बहुत सारे चेंजेस है। आप जानते हो कि इसके अंदर यहां तक कर दिया गया है कि जो आर्ट का स्टूडेंट है वो साइंस का सब्जेक्ट पढ़ सकता है, साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट का स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ सकता है। पर्सनली मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा करने के बाद स्टूडेंट कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। बड़ी हैरत की बात है। ठीक है, कुछ मामले में आप उसका जवाब मुझे दे सकते हो, लेकिन अपने दिमाग पर थोड़ी सी न्यूट्रलिटी का भाव लेकर इसको सोचने की कोशिश करना कि आप बायोलॉजी और हिस्ट्री दोनों साथ में पढ़ रहे हो तो आगे आप डॉक्टरी में जाओगे, साइंटिस्ट में जाओगे, आईएएस बनोगे या अन्य किसी सेवा में जाओगे। आप किस सेवा में जाना पसंद करोगे? ये थोड़ा सा न्यूट्रलिटी के आधार पर सोच के देखना और हो सके तो मुझे बताने का प्रयास करना ताकि मुझे इसका जवाब मिल जाए। क्योंकि के कस्तूरी रंगन समिति की जो सिफारिशें हैं, यदि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच तो होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस सोच को मैं भारत का जो सिस्टम है, अंडरलाइन करें, भारत का जो सिस्टम है उसके साथ इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। कनेक्ट, और आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बताइए कि किस दिशा में हम आगे जा सकते हैं। खैर जो भी है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई थी वो ये थी, इसके तहत क्या बात हुई थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया था, मतलब नया नाम कर दिया गया था। नाम बदलने में बहुत माहिर रही। शिक्षा मंत्रालय, पहले भी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था लेकिन बीच में फिर इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ये कर दिया गया था, लेकिन अब इसका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? मुझे नहीं लगता कि आप इसके बारे में नहीं जानते हो। धर्मेंद्र प्रधान। पेपर लीक प्रकरण में कॉकरोच पार्टी जो आई थी, कॉकरोच जनता पार्टी, वो इसी का इस्तीफा मांग रही थी। ध्यान रखना। अब यहां पर एक वैल्यू एडेड के तौर पर आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिया, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ध्यान रखें, ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैं आपको बता दूं, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। और ये चीज और बता दूं, इन्हीं की स्मृति में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन की स्मृति में शिक्षा को देखते हुए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया था कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे।
मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो बिल्कुल भी गड़बड़ी मत कर देना। क्लियर? और वर्तमान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अभी जो निम्बुड़ा निम्बुड़ा है, ठीक है, ये तो हम दिल दे चुके शर्म का एक गाना है, तो विवादित तो होना ही होना था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजस्थान के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दे कि ये जो निम्बुड़ा गीत है राजस्थान का एक पारंपरिक लोक गीत है और आपके एग्जाम में आता है। इसमें जो नई नवेली दुल्हन होती है वो अपने पति के साथ शरारत भरे अंदाज में ये गाना गाती है, जिद करती है, रेगिस्तानी क्षेत्र में नींबू लाने की जिद करती है। इसके तहत तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। निम्बुड़ा राजस्थान का एक लोकगीत है। यह गीत नई नवेली दुल्हन और उसके पति के बीच की मीठी नोक-झोंक पर आधारित है, जिसमें पत्नी अपने पति से रेगिस्तान में ताजे नींबू लाने की जिद करती है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। वो हम दिल दे चुके वाला गाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। चलिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं उल्लास की। उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये क्या है? कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के तहत शुरू किया गया। क्या होता है इसमें? इसमें क्या है? विभिन्न प्रकार के मानक को लेकर स्टैंडर्ड रखे जाते हैं, मापदंड रखे जाते हैं। एक काम किया जाता है कि भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाता है। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य, ये एक ट्रेंड चलता है, भारत का पूर्ण साक्षर राज्य ये घोषित किया जाता है। किस प्रोजेक्ट के तहत, किस कार्यक्रम के तहत? उल्लास। उल्लास आपके सामने है। कौन सी नीति के तहत इसको प्रारंभ किया गया? एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो भारत का पूर्ण साक्षर राज्य अब तक जून 2026 तक 6 राज्य पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुके हैं। ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत का पूर्ण साक्षर राज्य जो घोषित किया गया, पहले नंबर पर मिजोरम। ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना, सीक्वेंस पता होनी चाहिए। पहला, दूसरे नंबर पर है गोवा, तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा और चौथे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। क्लियर? और 5वें नंबर पर है उत्तराखंड। हाँ सॉरी, माफी चाहूंगा, 5वें नंबर पर है सिक्किम। छठे नंबर पर है उत्तराखंड। 6 राज्य घोषित हो चुके हैं। तो भारत के पूर्ण साक्षर राज्य उल्लास प्रोजेक्ट के तहत अब तक कितने हैं? ये मई 2026 में घोषित हुआ और ये जून 2026 में। तो टोटल 6 राज्य है भारत के पूर्ण साक्षर राज्य। किस प्रोजेक्ट के तहत? उल्लास। उल्लास क्या है बता दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विभिन्न प्रकार के मानकों को लेकर स्टार्ट किया गया एक कार्यक्रम है। तो आज की डेट तक 6, जब 7वां होगा तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। एनईपी 2020 के तहत उल्लास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अब तक जून 2026 तक भारत के 6 राज्यों को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। इसके सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। पहले नंबर पर है मिजोरम, दूसरे नंबर पर है गोवा, तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा, चौथे नंबर पर है आपका कौन सा बताइए? हिमाचल प्रदेश, और 5वें नंबर पर कौन सा? सिक्किम।
और छठे नंबर पर उत्तराखंड। समझ में आ गई बात सारी? ये क्लियर होना चाहिए। इसकी कुछ बातें हैं जो मैं बताए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। ये जो गोवा है, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के बारे में कई बार बात कर चुका है, उसी को ध्यान में रखते हुए आया था। त्रिपुरा, इस पर एक क्वेश्चन आता है। देखिए, यह है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये एक इसकी ज्योग्राफिकल स्टेटस के रूप में पूछ लिया जाता है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना? हिमाचल प्रदेश आपके सामने है। सिक्किम, आप जानते हो सिक्किम जो है ये नेपाल और भूटान के बीच में है। उत्तराखंड, समान सिविल संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधिक रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ये कुछ बातें मैंने वैल्यू एडेड के तौर पर आपको बताई है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दो पिलर के तहत चर्चा में है, एक विवाद है और एक है उल्लास। आपको पूरा बता दिया है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो इसके आगे की बात हम कल करेंगे। नमस्कार।